हमारी कक्षा में अपना अमूल्य समय देने वाले सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आपकी जो परीक्षा है एसएससी जीडी की, वह धीरे-धीरे करीब आ रही है और समय रहते आपने नहीं चेता, तो फिर वही हो हाल होगा का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय जात पुनि का पछताने। तो समय के रहते हुए आप लोग चेतिए, जागिए, निद्रा से उठिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ताकि अधिक से अधिक अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज एसएससी जीडी के हिंदी विषय के 9वें अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन-कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों। किसके द्वारा जुड़े हों? योजकों द्वारा जुड़े हों, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्प दिया गया है, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक और कोई नहीं। ठीक। पहले तो यह जानना जरूरी है कि मिश्रित वाक्य क्या है। इसके विषय में पहले जान लीजिए। वह वाक्य जिसमें कि देखिए, शब्द एक लिखा गया है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है मेल। मिश्रित का मतलब होता है मेल, जिसमें कम से कम 2 साधारण वाक्य हों और दोनों एक दूसरे से मिले जुले हों। और किससे जुड़े हों? योजकों द्वारा। तो योजक हैं कौन कौन से? योजक योजक हैं कौन कौन से, इसके विषय में जान लीजिए कि जो, क्योंकि, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना। ठीक। ये सब क्या है? योजक। योजक का मतलब जोड़ने वाले, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। ठीक। और भी है, जहां तहां, वहां इत्यादि। ये सब क्या है? योजक है। ठीक। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कि 2 वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और क्या होता है? जो प्रथम वाक्य होता है, मुख्य मुख्य वाक्य, मुख्य वाक्य, और क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। आश्रित आश्रित उपवाक्य। ठीक है। हमने क्या कहा? मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें कम से कम 2 वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें से एक वाक्य जो होता है वह मुख्य वाक्य माना जाता है और जो दूसरा वाक्य होता है उसको आश्रित उपवाक्य माना जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के जो योजक दिए गए हैं, इन योजकों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, एक यहां से लेकर यहां तक प्रथम वाक्य जो कि मुख्य वाक्य है, और यहां से लेकर अंत तक ये द्वितीय वाक्य है जो कि इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम वाक्य जो यहां पर लिखा गया है उसके ऊपर यह आश्रित है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होते हैं उसको हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक ना? इसके बाद दूसरा दिया गया है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें केवल एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। जिसमें केवल एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे रमेश ने फल खाया। रमेश ने फल खाया। इसमें रमेश
एक ही कर्ता, हमने क्या कहा, एक ही विधेय हो, एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। यह क्या है, कर्ता है, एक ही कर्ता है, यह क्रिया है, एक ही क्रिया है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, सरल वाक्य। ठीक। इसके बाद दिया गया है विधानवाचक। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वाक्य भेद, वाक्य भेद दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। सरल वाक्य के विषय में अभी अभी हमने बताया है, जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक ना। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त का मतलब जिस संयुक्त मतलब जिसको जोड़कर बनाया गया हो, मतलब कि जहां पर दो वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ठीक ना। और जुड़ेंगे कैसे, देखिए, और तथा, या, अथवा, इसलिए, इसलिए, अतः, इन योजकों के माध्यम से दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे हमने कहा, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, किंतु स्कूल बंद था। ठीक है ना। मैं स्कूल गया किंतु स्कूल बंद था। तो यह यहां से लेकर यहां तक साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य क्या है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, ये करता है एक ठो है, क्रिया एक ठो ही है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी देख लीजिए वही हाल है जो अभी अभी हमने बताया। और बीच में यह क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है ना, जो दोनों वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र का मतलब मिला हुआ, जो वाक्य मिले जुले रूप से बनाया जाता है उसको हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। और प्रथम जो वाक्य होता है उसके ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर होता है, आश्रित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। ये तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनमें से एक है विधानवाचक, जो कि प्रश्न में दिया गया है। क्या होता है, विधानवाचक। ठीक है ना, विधानवाचक। अब देखिए विधानवाचक क्या होता है, ये दिया है ना विधानवाचक। विधानवाचक वह वाक्य होता है जिससे किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विधानवाचक। अब आप प्रश्न पढ़िए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या मिश्रित वाक्य कहेंगे, क्या सरल वाक्य कहेंगे, विधानवाचक कहेंगे, कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है जो संयुक्त वाक्य होता है, जो संयुक्त वाक्य होता है वह योजकों के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है ना। यहां पर देखिए संयुक्त वाक्य जो होता है, दो सरल वाक्य एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की योजकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए विकल्प में संयुक्त वाक्य कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प डी। न तो मिश्र वाक्य है, न तो सरल वाक्य, न तो विधानवाचक है। इसका डी उत्तर सही है। इसके बाद
दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य। महादेवी वर्मा ख्यात कवि हैं, हिंदी की भाषा देवनागरी है, बंदूक एक शस्त्र है, गधा भौंकता है। ठीक, चारों विकल्पों में देखिए कि शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। महादेवी वर्मा क्या है? ख्यात कवि हैं। क्या है? ख्यात कवि हैं। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कवि दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंगी, ठीक, और पुल्लिंग, ठीक ना। जो स्त्रीलिंग है, जो स्त्रीलिंग मतलब कि कोई महिला कवि है, तो उसको कवि नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है? कवयित्री। कवयित्री कहा जाता है। यदि वही कार्य पुरुष वर्ग करता है तो उनको क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, महादेवी वर्मा, हमने पहले भी बताया है कि महादेवी वर्मा तो एक महिला थी, इसलिए यहां पर कवि के स्थान पर क्या होना चाहिए? कवयित्री। कवयित्री, यानी यह गलत हो गया ना। दूसरा, हिंदी की भाषा देवनागरी है। ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है, एकदम आराम से। हिंदी की भाषा, यहां पर क्या लिखा है? भाषा। और ये क्या है? देवनागरी। देवनागरी ये भाषा नहीं है भाई, यह इसका नाम है लिपि, ठीक है ना, इसका नाम है लिपि। तो यहां भाषा के स्थान पर क्या होना चाहिए था? लिपि होना चाहिए। हिंदी की लिपि देवनागरी है, तब जाकर सही होता। बंदूक एक, तीसरे में आते हैं, यानी विकल्प भी गलत है। बंदूक एक शस्त्र है, शुद्ध वाक्य। बंदूक एक शस्त्र है। अब देखिए, अब हमको इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि यहां पर दो शब्द हैं, एक है अस्त्र और दूसरा है शस्त्र। शस्त्र, ठीक। अस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? ठीक ना। अस्त्र वह हथियार होता है जिसको अपने हाथ में लेकर के चलाया जाता है, चलाते समय अपने आप से अलग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। इसके विपरीत शस्त्र जो है वह हथियार है जो कि चलाते समय चलाने वाले से अलग हो जाता है, दूर चला जाता है। तो बंदूक जब भी चलाया जाता है तो उसमें गोली निकलती है, गोली वहां से हटकर काफी दूर चली जाती है, यानी उससे जो शस्त्र है उसके द्वारा वार करते समय जिसके ऊपर वार किया जाता है, जो वार करने वाला होता है काफी दूरी होता है, यानी काफी दूरी से उसको चलाया जा सकता है। इसका मतलब कि विकल्प सी सही है, ठीक। और गधा भौंकता है, तो आप जानते हैं कि गधा भौंकता नहीं है, बल्कि क्या करता है? रेंकता का है। गधा क्या करता है? रेंकता है। और भौंकता कौन है? कुत्ता। तो यहां पर अगर कुत्ता रहता तो यह सही था, ठीक। और यदि गधा है तो यहां भौंकता के स्थान पर क्या होना चाहिए था? रेंकता, तब ये जाकर के सही होता। इस प्रश्न का विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी, किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक। यहां पर देखिए लिखा है अभिष्ठ। जल्दबाजी में लोग अभिष्ठ बोल देते हैं, लेकिन यह अभिष्ठ नहीं होता है, अभिष्ट होता है। ठ जो ठ लिखा हुआ है, ठ के स्थान पर ट होना चाहिए, यानी यह भी गलत हो गया। दूसरा लिखा है आजीविका। आजीविका, आजीविका के स्थान पर होना चाहिए आजीविका, ठीक है, ये होना चाहिए, यानी यह भी गलत है। अंतर ध्यान, देखिए ऐसे ऐसे जो शब्द दे देते हैं परीक्षा में, तो इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जो परीक्षार्थी होते हैं उनको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो उस भ्रम को आप लोग हमेशा दूर करने का प्रयास कीजिएगा। यह अंतर ध्यान आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से हो सकता है कि यह सही हो और जल्दबाजी में लोग टिक लगा दें, ठीक है ना, लेकिन यह सही नहीं है। इसके स्थान पर होना चाहिए अंतर धान होना चाहिए, ठीक है, अंतर्धान, यह सही लिखा है और यह गलत लिखा हुआ है, यानी विकल्प सी भी गलत हो गया। बचा कौन? डी। डी में जो लिखा हुआ है अगम्य,
यह सही लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है? ठीक है ना, क्या लिखा है? अविकारी। यदि अ को हम अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? विकारी। ध्यान दीजिएगा, विकारी। विकारी शब्द किसको कहते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाता है, चाहे लिंग कारण हो, चाहे कारक संबंधी हो, चाहे वचन संबंधी हो, चाहे पुरुष संबंधी हो, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, कहने का मतलब जिसका रूप चलाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन इसके पहले जब अ लग गया तो क्या हो गया? अविकारी। ठीक ना, क्या हो गया? अविकारी। अ का मतलब नहीं। ठीक, कहने का मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कोई भी रूप नहीं चला जा सकता है, जिसका कोई भी वचन नहीं होता है, जिसमें कोई भी लिंग नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए अविकारी शब्द कौन कौन से इसमें छांटना है। पहला शब्द दिया गया है, यह अविकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह भी अविकारी शब्द है, इसका भी रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इधर यह भी अविकारी शब्द है, इसका भी रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे नीचे दिन लिखा गया है, इसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हमने कहा दिन से, दिन से, दिन, दिन का, दिन के लिए, है ना। यह क्या है? यह कारक संबंधी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? यह कारक संबंधी परिवर्तन है। और यह भी कहा जा सकता है दिनों तक ना, तो यह क्या है? वचन संबंधी परिवर्तन है। तो इस प्रकार से जो नीचे विकल्प डी दिया गया है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह अविकारी नहीं बल्कि विकारी शब्द है। ठीक, विकल्प डी सही है। आगे, निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, आग का पर्यायवाची पहले लिख लेते हैं, आग। ठीक ना, आग, अग्नि, पावक, अनल, हुतासन, दहन, दहन, कृषाणु, दहन, कृषाणु, वैश्वानर, 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 असन, असन। ठीक, ये आग के पर्यायवाची हैं। पूछ क्या रहा है? विकल्प में से आग का पर्यायवाची कौन सा है? अब देखिए, पावक, पावक माने आग होता है, यहां पर लिखा हुआ है। असन, असन भी लिखा हुआ है। असन नहीं, आसन ही होता है। ठीक है ना, असन भी पर्यायवाची शब्द है। और एक शब्द यहां पर दिया गया है पवि। यह आग का पर्यायवाची नहीं है। पवि का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक ना, यहां इस प्रश्न के अनुसार विकल्प बी ही सही है, जो कि इसका सही उत्तर है आग। अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये जो लिखा है, ठीक, पवि माने भी होता है क्या? पवि, पवि माने भी यही होता है। तो ये इसका जो सही उत्तर है यह डी होगा। ठीक, ये तीनों आग के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, आगे, निम्न में से मृत का विलोम, निम्न में से मृत का विलोम। ठीक,
मृत का विलोम क्या होगा? अब देखिए यहां पर मृत का अमृत, यह भी विलोम होगा, यह भी विलोम होगा, यह भी विलोम होगा। अब आप पूछेंगे कैसे होगा विलोम, तीनों कैसे हो सकता है? तो मैं बता रहा हूं, पहले विलोम शब्द बनाने का नियम जान लीजिए। नियम, प्रथम नियम उपसर्ग से विलोम बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? उपसर्ग से। जैसे हमने कहा अंत, क्या कहा? अंत। अंत का विलोम क्या होगा? अंत में यदि हम अन उपसर्ग लगा दे तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। हमने क्या लगाया? अन उपसर्ग लगाया। ठीक है ना? अगर हम शकुन, शकुन, शकुन में अप लगा दे, क्या लगा दे? अप। क्या लगा दे? अप उपसर्ग लगा दे तो क्या हो जाएगा? अप शकुन। विलोम तैयार हो गया? हो गया ना? इसके बाद यदि हम यस में अप लगा दें, क्या? अप उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? अपयस। अपयस हो जाएगा ना? तो ये उपसर्ग से विलोम इस प्रकार से बनाया जाता है। जिस प्रकार से उपसर्ग से विलोम बनाया जाता है उसी प्रकार से प्रत्यय के माध्यम से भी विलोम बनाया जाता है। प्रत्यय से, ये पहला है। दूसरा नियम है प्रत्यय से, प्रत्यय से। ठीक ना? जैसे हमने कहा धोबी, क्या कहा? धोबी। धोबी में इन प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा? धोबिन। नाई, नाई में इन प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा? ना इन। ठीक है ना? तो ये प्रत्यय से भी विलोम शब्द की रचना होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लिंग परिवर्तन करके, लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन से भी विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे स्त्री, स्त्री का विलोम क्या होगा? पुरुष होगा, पुरुष। ठीक है ना? राजा का विलोम क्या होगा? रानी होगा। पति का विलोम क्या होगा? पत्नी होगा। ये लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द की रचना इस प्रकार से होती है। ठीक है ना? इसको संबंध वाला परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये तीसरा हो गया। ठीक है ना? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। एकाधिक, एकाधिक विलोम वाले शब्द। जैसे हमने कहा माता, माता का विलोम क्या होगा? पिता होगा, ये पहला विलोम। और दूसरा विलोम क्या होगा? विमाता। ठीक है ना? और गुरु का विलोम क्या होगा? पहला विलोम शिष्य और दूसरा विलोम क्या होगा? लघु। ये एकाधिक विलोम वाले शब्द हैं। ठीक? और उसके बाद वास्तविक विलोम, वास्तविक, वास्तविक विलोम वाले शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका वास्तविक विलोम होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने कहा धरती, धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। ठीक? धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। और आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। ठीक? धरती का विलोम आकाश और आकाश का विलोम पाताल। ऐसा नहीं है कि धरती का विलोम पाताल हो जाएगा। उसी प्रकार से अंत का विलोम होगा अनंत और अनंत का विलोम होगा शांत। ठीक?
उसी प्रकार से वर्तमान वर्तमान का विलोम होगा भविष्य, और भविष्य का विलोम क्या होगा? भूत होगा। ठीक, ये सब विलोम शब्द की रचना करने के नियम है। अब आइए प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब देखिए, मृत का विलोम, अभी अभी हमने जो बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, मृत में यदि हम अ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। ठीक ना? मृत का मतलब मरा हुआ, और जब मरा हुआ देखेंगे तो उसका विलोम क्या होगा? जीवित होगा, यानी यह भी सही है। ठीक है ना? इसके बाद लिखा है अमर। अमर का मतलब जो मरता ही नहीं है। तो जो मरा, यह मृत, मृत का मतलब मरा हुआ या मरा हुआ, तो उसका विलोम क्या होगा? अमर होगा। इस प्रकार से ये इसका तीनों अर्थ सही है। तो इसमें नीचे दिया गया है विकल्प डी, यह विकल्प डी ही सही है। ठीक है ना? न कि इस पर टिक लगाएंगे, न तो इस पर, न तो इस पर, बल्कि इस पर लगाएंगे। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है? स्रोत के आधार पर। ठीक, स्रोत के आधार पर, के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज और संकर। ठीक ना? 1 2 3 4 5। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए प्रश्न पर आइए, स्रोत के आधार पर कौन सा भेद नहीं है? यहां पर दिया हुआ है तत्सम भी भेद है। अच्छा, भेद नहीं है पूछ रहा है। ठीक, यहां पर पूछा है भेद नहीं है, तो तत्सम भेद है, तद्भव भी भेद है, संकर भी भेद है। ये तीनों भेद है। तो पूछ रहा है कि कौन सा भेद नहीं है? ठीक ना? तो यहां पर लिखा है कोई नहीं। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो कि इसका भेद ना हो, यानी सब भेद हैं। तो इसमें विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जल है, क्या है? योग रूढ़, यौगिक और रूढ़। ठीक, देखिए इसके विषय में जान लीजिए। जो रूढ़ शब्द होता है, जो रूढ़ होता है, रूढ़ का मतलब होता है, बता दे रहे हैं, रूढ़, रूढ़, जिस अखंड इसको कहिए, अखंड। अखंड का मतलब होता है जिसका खंडन न किया जा सके। ऐसे शब्द जिसको तोड़ा न जा सके, जिसका संधि विच्छेद न किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे जल हो गया, पानी, हाथ, पैर, उंगली, है ना, सिर, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। इनमें संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। यदि खंड किसी प्रकार से किया भी जा सकता है तो वह सार्थक नहीं बल्कि निरर्थक होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है ना? इसके बाद क्या है? यौगिक। यौगिक योग शब्द से बना है। योग शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर यौगिक बना हुआ है। योग का मतलब जोड़ होता है, यानी ऐसा शब्द जिसमें जिसको दो शब्दों से जोड़कर बनाया गया हो, है ना? जैसे हमने कहा जल वायु, जल वायु, जल भी और वायु भी, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के, इनको एक दूसरे से मिला करके बना है क्या? जलवायु।
यदि इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो जल क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, योग किया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। उसी प्रकार से है विद्यालय, सचिवालय, देवालय, सुरेंद्र, दिनेश, महेश, रमेश, ये सब शब्द क्या है, यौगिक है। ठीक है ना। इसके बाद जो योग रूढ़ है, योग रूढ़, जो योग रूढ़ है वह योग भी है, यानी यौगिक योग से बना हुआ है और रूढ़ भी है। ठीक है ना। यानी ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों को मिलाकर तो बनाए गए हैं, और मिलाने के बाद जब दोनों शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर देते हैं। इसके लिए हमने बताया है कि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है ना। हमने क्या कहा कि योग भी ऐसा शब्द जो कि यौगिक भी है और रूढ़ भी है, जैसे कि यही यौगिक शब्द दिया है जल, वायु। ठीक है ना। अगर इन दोनों को अलग अलग किया जाए तो दोनों का अर्थ दूसरा होगा, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो दोनों का अर्थ दूसरा होगा। और दूसरे के स्थान पर यदि यही अर्थ तीसरा अर्थ, यही शब्द तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा, यानी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। जैसे हमने कहा चौपाया, क्या कहा, चौपाया। चौपाया में देखिए चौ एक शब्द हो गया और पाया दो शब्द, दूसरा शब्द हो गया। ठीक है ना। चौ का मतलब क्या होता है, चार, और पाया का मतलब होता है पैर वाला। ठीक है ना। चार पैर वाला अर्थात क्या हुआ, पशु। तो यहां पर देखिए ये दोनों शब्द मिल करके अपने अर्थ को व्यक्त करते हुए भी दोनों शब्द एक दूसरे के साथ मिल करके एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत किए। तो यह है योग रूढ़ शब्द, है ना। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा पीतांबर, क्या कहा, पीतांबर। पीत, इसका जब खंड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा पीत धन अंबर। पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र। अब देखिए दोनों का अर्थ लगाइए तो क्या होगा, पीला है वस्त्र या दुपट्टा, दोनों होता है दुपट्टा। जिनका, जिनका अर्थात कौन, श्री कृष्ण। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोनों शब्द मिल करके एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा किए हैं, और अलग अलग रहेंगे तो पीत माने पीला होगा, अंबर माने वस्त्र होगा, अंबर माने आसमान भी होता है। ठीक। तो यहां पर बहुव्रीहि समास। तो प्रश्न क्या है, जल है। अब समझ जाइए कि जल क्या है। योग रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि योग रूढ़ क्या होता है, दो शब्द मिलकर बने होते हैं, दोनों शब्द मिल करके एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां पर क्या होता है, योग रूढ़। तो यह तो नहीं है, यानी यह गलत है। यौगिक भी नहीं है, यौगिक यानी दो शब्द को जोड़ करके तो नहीं बनाया गया है। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ज धन ल, दोनों का अर्थ निकालेंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तब शेष क्या बचा, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब ऐसा शब्द जिसका खंडन न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, जिसका संधि विच्छेद न किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। तो जल क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक, यानी विकल्प सी सही है। आगे, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए शब्द है, निर्धन, अत्यंत गरीब, अकिंचन, ए और बी दोनों। ठीक, जिसके पास कुछ भी न हो उसको सीधे सीधे आप जानते हैं कहा जाता है अकिंचन, है ना। अकिंचन कहा जाता है, न तो अत्यंत गरीब कहा जाता है, न तो निर्धन कहा जाता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, उनको कहा जाता है अकिंचन। जहां उपमान उपमेय का भाव प्राप्त हो वहां होता है, क्या होता है, क्या द्वंद्व समास होता है। ठीक, द्वंद्व का पहचान क्या है, दो। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर जिस समास
जिस सामासिक पद में दोनों पद बराबर होते हैं, समान महत्व के होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे हमने कहा, और देखिए एक चीज और ध्यान दे लीजिए, हमने पहले भी बताया है कि यह निशान जो लगा है, इस निशान का नाम है योजक चिन्ह। योजक, योजक का मतलब और, तथा, अथवा, है ना। ये दोनों पद इस योजक के माध्यम से समास विग्रह, समासिक पद में यह योजक चिन्ह दिखाई देता है। जैसे हमने कहा माता पिता, ठीक, लड़का लड़की, भाई बहन, गुरु शिष्य, अपना पराया, है ना, धरती आसमान। यह क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। दीर्घ समास, अब यहां पर देखना है अब, ठीक, अच्छा। दीर्घ समास क्या होता है? दीर्घ समास का पहचान है, एक तो संख्या और दूसरा क्या है? समूह। यानी ऐसे सामासिक पद जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरे पद के साथ मिल करके एक समूह का निर्माण कर रहा हो, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है ना। जैसे हमने कहा त्रिकाल, 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 त्रि माने तीन, प्रथम पद, दूसरा पद है काल, तीन कालों का समाहार। त्रिफला, त्रिफला, त्रि माने तीन, फला माने फल, तीन फलों का समाहार, है ना। अष्टकोण, क्या कहा? अष्टकोण, अष्टकोण, अष्ट माने आठ, आठ कोणों का समाहार। तो यह क्या है? द्विगु समास। ध्यान में रखिए, प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद के साथ मिल करके समाहार का बोध कराता है। ठीक है। अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए आपको हमने बताया है, जहां पर विशेषण, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, विशेष्य का संबंध हो, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास। जो विशेषण होता है उपमान होता है, जो विशेषण होता है उपमान होता है, जो विशेष्य होता है उपमेय होता है। ठीक है ना। उपमेय, विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, उपमेय का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, विशेषण का मतलब जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है। सुंदर है, कुरूप है, लाल है, पीला है, काला है, महान है, दुष्ट है, हरामी है ना। तो विशेषण का मतलब जिस शब्द से किसी की विशेषता बतलाई जाए उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, और उसी को हम उपमान के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर, जहां पर उपमेय उपमान का भाव प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं? अभी बता सकते हैं, कर्मधारय समास। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। इसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समासिक पद जिसके दोनों पद आपस में मिल करके किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अभी पूर्व में हमने बताया है कि प्रथम पद का अर्थ अलग रहेगा, द्वितीय पद का अर्थ अलग रहेगा, लेकिन दोनों पद आपस में मिल करके जब मिल जाएंगे तो न तो पहले पद का महत्व रह जाएगा, न तो दूसरे पद का महत्व रह जाएगा, बल्कि दोनों पद आपस में जुड़ करके किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। वह होता है बहुब्रीहि समास। ठीक, उत्तर समझ में आ गया। जहां उपमेय, जहां उपमान उपमेय का भाव प्राप्त हो, वहां होता है क्या? कर्मधारय समास। इसके बाद अन्य धन उक्ति में कौन सी संधि है? अन्य धन उक्ति, ठीक, अन्य धन उक्ति, ठीक। अब देखिए, संधि करने का जो नियम है उसके अनुसार मैं बता दे रहा हूं। जो प्रथम शब्द है उसके अंत में देख लीजिए कौन सा स्वर है, तो यहां मिलेगा आपको अ, धन। दूसरे, जो दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में, प्रारंभ में देख लीजिए कौन सा है? उ। हम जानते हैं कि अ और उ
जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है? ओ। अब कैसे होता है? देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक, जोड़ा बना लीजिए। प्रथम जोड़ा, द्वितीय जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा। ये अकेले है, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है ना? एक बात को ध्यान दे लीजिए, ये जो प्रथम जोड़ा है, इस जोड़े के साथ यदि इस जोड़े में से कोई आकर मिलता है, ठीक है, इस जोड़े के साथ अगर ये दोनों में से कोई, जोड़ा का मतलब हमने कहा तो साथ में नहीं, बारी बारी से, इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक। लेकिन प्रारंभ में प्रथम जो शब्द रहेगा, प्रथम शब्द के अंत में ये दोनों मिलेंगे और द्वितीय शब्द के शुरुआत में ये दोनों मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा तो एक ही रचना करते हैं, एक ही रचना। ठीक है? और वही बात अगले समूह में होगा। इन दोनों से आकर के इन दोनों में से कोई एक जब मिलता है तो ओ की रचना होती है, जैसे कि अभी हमने बताया है। प्रथम शब्द के अंत में अ है और द्वितीय शब्द के शुरुआत में क्या है? छोटा ऊ है। दोनों मिलकर के क्या बनाए? ओ। इस बात को ध्यान रखना। और जब इन दोनों के साथ ये वाला आकर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है ना? यह, इस संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि का पहचान क्या है? ए ओ आर। पहचान को आप हमेशा अपने नजर में रखेंगे। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? अब देख लीजिए, अन्य धन उक्ति में कौन सी संधि है पूछ रहा है, तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है? यण संधि का पहचान क्या है? य व र। यण संधि का पहचान क्या है? य व र। यानी जब दोनों पर, जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से जब दोनों शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बीच में यहां पर ओ आया है तो उनमें से क्या होगा? य व या तो फिर र होगा। ठीक है ना? इसके बाद दिया गया है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहां होता है? व्यंजन संधि मैं बता दे रहा हूं। व्यंजन संधि, इसका पहचान क्या है? व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन धन स्वर। ठीक है? कहने का मतलब कि व्यंजन संधि में जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में हमेशा व्यंजन होता है, और जो दूसरा शब्द होता है उसके शुरुआत में या तो फिर व्यंजन होता है या तो फिर स्वर होता है। ठीक है? या तो फिर व्यंजन होता है या तो फिर स्वर होता है। जैसे हमने कहा दिक धन अंत, दोनों को जब एक, अब देखिए हमने क्या कहा? व्यंजन संधि का पहचान क्या है? प्रथम शब्द के अंत में क्या होगा? व्यंजन होगा। अभी हमने बताया, तो यहां पर देखिए व्यंजन है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या होगा? या तो फिर व्यंजन होगा या तो फिर क्या होगा? स्वर होगा। तो यहां पर देखिए स्वर है। ठीक है ना? तो यह क्या है? व्यंजन संधि। इसका जब संधि करेंगे तो क्या होगा? दिगंत। ठीक, ये दिग धन अंत बराबर क्या होगा? दिगंत होगा। उसी प्रकार से उत धन नति। ठीक, उत धन नति, वही हाल इसमें भी है। प्रथम जो शब्द है उसके अंत में क्या है? व्यंजन है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? न लिखा है, न पूरा लिखा है, इसका मतलब यहां पर स्वर है। ठीक है ना? दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? उन्नति। क्या होगा? उन्नति। ठीक है?
इसी प्रकार से विसर्ग संधि भी है, इसको भी देख लीजिए। विसर्ग, विसर्ग का पहचान है विसर्ग, विसर्ग धन स्वर, विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन, विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन। विसर्ग संधि में जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में विसर्ग का होना अनिवार्य है, और जो दूसरा शब्द होगा उसमें या तो फिर स्वर होगा या तो फिर व्यंजन होगा। ठीक है, जैसे यशः धन धरा, यहां पर देख लीजिए, दूसरे पद को देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रथम पद के अंत में देख लीजिए, आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि यहां पर विसर्ग संधि है, अंत में यहां पर विसर्ग है। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर आप आसानी से कह सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि यहां पर विसर्ग संधि है। दोनों का संधि जब करेंगे तो क्या होगा, यशोधरा, क्या होगा, यशोधरा होगा। ठीक, इसी प्रकार से है निह धन चय, यहां पर भी प्रथम पद के अंत में क्या है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या दिखाई दे रहा है, स्वर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, निश्चय, निश्चय। ठीक, अब पीछे आइए, प्रश्न क्या हो रहा है, पूछ रहा है अन्य धन उक्ति। अच्छा, इसका क्लियर हो गया, इसका सही उत्तर क्या है, गुण शब्द। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। वह बहुत सुंदर है, रेखांकित अंश है, विशेषण विशेष्य दोनों प्रविशेषण। ठीक, विशेषण क्या होता है, विशेषता, विशेषता बताने वाला। ठीक है ना। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, बताई जाए। ठीक है ना, ये एक विशेषण हो गया। विशेषण का मतलब जो विशेषता जो बताता है, यानी ऐसा शब्द जो विशेषता को प्रकट करता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे हमने कहा सुंदर, सुंदर लड़का। ठीक है ना, लड़का तो लड़का है, लेकिन उसके पहले एक शब्द लगा हुआ है, क्या, सुंदर। तो इस लड़के की यानी इस शब्द की यह विशेषता को बतला रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि यह विशेषता को बता रहा है। और लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्यों, क्योंकि इस लड़के की विशेषता यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो क्या दोनों होगा, अब देखिए हमने जो अभी अभी बतलाया है ये बोर्ड पर, विशेषता बतलाने वाला जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, क्या इससे संबंधित है। तो इससे जब देखेंगे तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सुंदर, यहां चीज हमने भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। और अब जब इतना देखेंगे तो आप तो क्लियर कर लेंगे कि इसमें दोनों है। कैसे दोनों है, यहां पर सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, वह क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि वह की विशेषता यह शब्द बतला रहा है। लेकिन पूछ रहा है कहां, केवल रेखांकित अंश को, केवल रेखांकित अंश को। तो इसको क्या कहेंगे, विशेषण और विशेष्य तो हो गया। तो एक बात हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। यानी विकल्प डी सही है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। समझ में आया, बहुत क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। यह सुंदर की भी विशेषता बतला रहा है यह शब्द। समझ में आया, बहुत नामक शब्द सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से भाववाच्य है,
ठीक, भाववाच्य। पहले एक शब्द ध्यान दीजिए, वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव, ठीक है ना? कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है? भाव में किसकी प्रधानता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाच्य। समझ में आया? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या तो फिर भाव की प्रधानता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें केवल कर्ता की प्रधानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। समझ में आया? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया का वह रूप जिससे कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तीसरा क्या होता है? भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक, भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें भाव की प्रधानता हो, उसको हम कहते हैं भाववाच्य। अब यहां पर देखिए उदाहरण में, यहां पर प्रथम विकल्प दिया गया है, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, ठीक ना? तो यह क्या हो गया? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या है? कर्ता है। तो यहां प्रधानता किसकी है? राम की प्रधानता है, इसलिए यहां पर कर्तृवाच्य होगा। इसके बाद पत्र लिखा जाता है, ठीक है? यहां पर देखिए क्या इस विकल्प बी में भी कर्ता दिया गया है? कहीं पर कर्ता दिया गया है? कहीं पर नहीं, कर्ता नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? पत्र। पत्र क्या है? कर्म है। तो यहां पर कर्म की प्रधानता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह क्या होगा? कर्मवाच्य, ठीक है ना? राम से लिखा नहीं जाता, एक भाव, राम लिखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह भाव जग रहा है, यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि वह लिखने का प्रयास तो करता है, लेकिन वह लिख नहीं पाता है, तो यह क्या हो गया? भाववाच्य। अब पूछ क्या रहा है? भाववाच्य है, तो कौन सा है इसमें से? विकल्प सी, राम से लिखा नहीं जाता। यह क्या हो गया? भाववाच्य। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। इसके बाद लघुर्मी का संधि विच्छेद। लघुर्मी, अच्छा यहां पर दिया गया है, देखिए लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी, यहां पर छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ दिया गया है। लघु धन उर्मी, यहां पर छोटा ऊ, लघु धन उर्मी, ठीक। इसमें से जो पहला वाला है यह गलत है। लघुर्मी का जो सही सही संधि विच्छेद है लघु धन उर्मी, यह विकल्प डी है, ठीक है। लघु धर्म धन उर्मी जो प्रथम शब्द है, ध्यान से देखिए यहां पर ये जो बड़ा ऊ का मात्रा दिया गया है, इस हिसाब से यह गलत है।
क्योंकि यहाँ पर छोटा होना चाहिए, यहाँ पर भी बड़ा दिया गया है, ठीक ना, तो यह भी गलत हो गया। और यहाँ पर छोटा तो दिया गया है, सही बात है, लेकिन जो उर्मी है इसमें बड़ा ऊ, छोटे ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ होना चाहिए, इस हिसाब से यह गलत है। तो सही कौन है? लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। अब आप पूछेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं। यहां देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? छोटा ऊ है। द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? बड़ा ऊ है ना। और जब छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ मिलेगा तो किसकी रचना होगी? बड़े ऊ की। ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि की पहचान, दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? बता दे रहा हूं। अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जोड़ा बना लीजिए तीनों का। हमने पहले भी बताया है, जो दीर्घ स्वर संधि है उसको सवर्णी स्वर संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवर्णी या तो फिर सजाती स्वर संधि। इसमें होता क्या है, ये जो प्रथम जोड़ा है ये दोनों केवल आपस में जुड़ेंगे, इनके पास नहीं जाएंगे, है ना। और जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? आ, यानी दोनों मिलकर के इसकी रचना करेंगे। उसी प्रकार से ये दोनों केवल आपस में ही जुड़ेंगे, ये दोनों केवल आपस में ही जुड़ेंगे, न तो अगल जाएंगे न तो बगल जाएंगे। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। यानी दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो बड़े ई की रचना होगी। उसी प्रकार से यह जब आपस में जुड़ेंगे दोनों तो बड़े ऊ की रचना होगी। यहां पर क्या दिया गया है? छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ मिला तो क्या बनाया? यहां पर भी देख लीजिए बड़ा ऊ है ना। तो ये दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण संधि या तो फिर सजाती संधि कहते हैं। जो प्रथम जोड़ा होता है वह आपस में मिलता है, द्वितीय जोड़ा जो होता है आपस में मिलता है, तृतीय जोड़ा आपस में मिलता है। और इसको अगर एक बार में याद करना है तो यही याद कर लीजिए, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यह क्या है? दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प डी। पंचानन में कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, पंचानन। अगर इसको हम अलग अलग करें तो क्या होगा? पंच धन आनन। क्या होगा? पंच धन आनन। पंच माने क्या होता है? पांच। आनन माने को क्या होता है? मुंह, मुंह या मुख, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा है पंचानन। हमने यहां पर देखिए सबसे ऊपर विकल्प ए दिया गया है द्विगु समास। और द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब यहां पर भी संख्यावाची शब्द दिया गया है। जो प्रथम पद है वह क्या है? पंच है। पंच माने पांच, यानी यह संख्या है। तो क्या यहां पर द्विगु समास है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर पंच माने पांच, संख्या दिया गया है। द्विगु समास का पहचान क्या है? संख्यावाची है। जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां प्रथम पद संख्या दिया गया है तो क्या यहां पर द्विगु समास है? आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं। तो यह केवल मत देखिए कि केवल संख्यावाची होता है। संख्यावाची के होने के साथ साथ एक पहचान और है, समूह या समाहार। जब दूसरे पद के साथ यह मिलता है, भले ही संख्यावाची है, द्विगु समास भले ही संख्यावाची है, लेकिन जब दूसरे पद के साथ मिलता है तो एक समूह या समाहार का बोध कराता है, निर्माण करता है, तब जाकर वहां पर द्विगु समास होता है, अन्यथा द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि क्या यह समाहार का बोध नहीं करा रहा है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, नहीं करा रहा है, क्योंकि इसका समास विग्रह होगा पंच। पंच माने पांच, आनन, आनन माने मुख है, जिनके, जिनके अर्थात
शंकर जी। ध्यान दीजिएगा, पंच माने पांच, आनन, आनन माने मुख, पांच आनन है जिसके पास, पांच मुंह है जिनके पास, अर्थात कौन? शंकर जी। अब जब यह समास विग्रह हमने किया तो इसमें देख लीजिए, क्या प्रथम पद क्या द्वितीय पद दोनों दिखाई दे रहा है, या दोनों का महत्व है अथवा नहीं है? तो हम कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला धन दूसरा पद, ये पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर के क्या बनाए? एक तीसरे पद की रचना कर दिए, जो कि यहां पर लिखा गया है। और जैसे ही तीसरे पद की रचना हुई तो वहां पर क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। अब देखिए पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक ना। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास। आगे चलते हैं। मनुष्य अपने निर्माता स्वयं है। क्या? गृह का, गृह माने घर होता है, सही बात है, मनुष्य अपने घर का निर्माण स्वयं करता है। क्या? वस्त्र, वस्त्र का भी निर्माण करता है। काम, काम का निर्माण भी करता है, वह खोज करता है। क्या ये तीनों विकल्प भरे जाएंगे? नहीं, तीनों विकल्प नहीं भरे जाएंगे। तो फिर आप पूछेंगे कि कौन सा विकल्प भरा जाएगा? तो मैं कहूंगा विकल्प डी भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि इसी एक शब्द में ये तीनों चीज समाहित हो जाने वाले हैं। अपने भाग्य की का निर्माण करते हुए यह तीनों चीज की रचना करता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? विकल्प डी। इसके बाद हार मान लेना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। हार मान लेना अर्थ दे दिया हुआ है और मुहावरा यहां से छांटना है, ठीक है ना। तो हार मार लेने का सही मुहावरा है हथियार डाल देना, ठीक है ना। हार मान लेना अर्थ के लिए हथियार डाल देना मुहावरा उचित है। पहला विकल्प दिया है मैदान मारना। मैदान मारने का मतलब होता है जीत जाना। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या दिया है? अर्थ दिया हुआ है, मुहावरा इसमें से छांटना है। मैदान मारना या मुहावरा है, इसका अर्थ होता है जीत जाना, यह शब्द लिखा ही नहीं है। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, यह लिखा ही नहीं है। यानी ये दोनों गलत हो गए, ठीक है ना। सभी हो नहीं सकते क्योंकि तीनों का अर्थ अलग अलग है। हथियार डाल देना यह मुहावरा है और इसका सही अर्थ क्या है? हार मान लेना। इसके बाद निष्काम का विलोम। निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम होगा, विकल्प सी। विलोम शब्द की रचना कितने प्रकार से होती है? उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक विलोम होते हैं, कुछ वास्तविक विलोम वाले हैं और कुछ संबंधवाची हैं। संबंध का या लिंग परिवर्तन से भी विलोम की रचना होती है ना। जैसे लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, भाई बहन, लिंग परिवर्तन है, ठीक ना। तो ये निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम। इस पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके विषय में अभी थोड़े समय पहले हमने किसी प्रश्न में इसकी चर्चा किया है, ठीक। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? अच्छा, विकल्प ए बी सी डी, चारों में दो दो शब्द दिए गए हैं। हर विकल्प में दो दो शब्द दिए गए हैं और तीन विकल्प ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। एक विकल्प ऐसा है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसको हमको छांटना है। सिंह का और केसरी, सिंह का पर्यायवाची केसरी है, सही बात है, केसरी माने सिंह होता है। हाथी का पर्यायवाची करिवर है, सही बात है। सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली है, यह भी सही है। यमुना का मंदाकिनी, यह विकल्प सही नहीं है, मतलब यमुना का पर्यायवाची यह नहीं है। यानी विकल्प कौन सा सही है इसका? विकल्प डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी का सामान्य अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना, इसका एकदम सीधा सीधा अर्थ होता है अनुभवी होना।
ना। घाट घाट का पानी, इसका सीधा अर्थ होता है क्या? अनुभवी होना। ठीक, बहुत अच्छे। तो ये रहा आज का 9वां अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी का। इसी प्रकार से बारी बारी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी में बने रहिए, समय बहुत कम बचा हुआ है और समय रहते आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जब आप बने रहेंगे तब जाकर आपको कुछ समझ में आ पाएगा, अन्यथा बीच में हटेंगे, छोड़ देंगे तो पूरा पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद।